बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले अफसोसनाक ख़बर है, टांक में जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चेक पोस्ट पे, उसमें अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोग और एक महकमा जंगलात का ऑफिसर, ये लोग शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार ये वाक़यात हो रहे हैं। देखिए, ये तकलीफ़ दे वाक़यात हैं। जो आदमी भी अपने घर से निकलता है वो शहीद होने के लिए नहीं निकलता। इनमें कोई बीवी बच्चों वाला है, कोई माँ बाप वाला है, इनके भी बहन भाई हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए ना कि आपके घर से एक फ़र्द एकदम कम हो जाए, और वो भी वो फ़र्द जो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा जवान, ज़्यादा मजबूत और सहारा है ख़ानदान वालों का। ऐसा शख्स एकदम चला जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है। पूरा ख़ानदान जो है वो एक सोग में चला जाता है। हमारे यहाँ पे रोज़ाना दर्जनों ख़ानदान सोग में जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी किसी और जगह पे, कभी कबायली इलाकों में। ये सिलसिला कब तक चढ़ेगा? देखें, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए लायामल बनाना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने ये जंग कब तक लड़नी है और इसको कब ख़त्म करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें। हमने माजी में भी दहशत गर्दी को शिकस्त दी थी। इसे एक मरतबा फिर हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, वरना ज़हनी मरीज़ बनता जाएगा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक जान नहीं जाती, एक पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है। लगातार इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और ख़बर हम बाद में दे देते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। देखें, कैसा हमला नाकाम बनाया कि वो खुद कुछ हमला था, वो आए, उन्होंने खुद कुछ धमाका किया। इससे पहले एक पुलिस चौकी को रिपोर्ट हुआ, वहाँ पर भी धमाका हुआ, वहाँ पर भी लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग कभी जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं, कभी लोग शहीद कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मार दिए जाते हैं। एक जज साहब अब्दुल हकीम काकड़ साहब, वो शहीद कर दिए गए। बाद औक़ात ना एक छोटा वाक़या होता है, एक कत्ल होता है, फिर आप लंबे अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब्दुल हकीम काकड़ का वाक़या छोटा वाक़या नहीं है। रियासत को इसके ऊपर जागना चाहिए और तमाम लोगों को इस पर जागना चाहिए। बाकायदा जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको भी इसके ऊपर जागना चाहिए। बलूचिस्तान की अदलिया को और वकला को इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर अब्दुल हकीम काकड़ जैसे लोगों को, जो ये कहते रहे कि हम इंसाफ देंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, इस तरह के जजेस को अगर दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा और रियासत उन्हें बचाने में नाकाम रहेगी, या उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा कि वो मतलूबा नताइज नहीं देते ताकतवरों को, तो ऐसी सूरत में निज़ाम कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाएगा, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर की एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पे बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। उनको इस्तिस्ना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अभी 8 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके एक जनरल को ला के लगाया गया और उनको कमांड पे एक सीट दी गई। हालांकि पिछले साल से इसकी गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया, इस साल किया गया। ठीक है, जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना चाहिए। ये फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर दिफाई नुक्ता नज़र से फैसले करती है तो उनके फैसले हैं, वो करते जाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है इन फैसलों का? ज़ाती हैसियत में तो अपनी पसंद और नापसंद आप कर लेते हैं। कोई एक्सटेंशन लेता है, कोई इस्तिस्ना लेता है, कोई एक्सटेंशन के चक्कर में हुकूमत गिरा देता है, कोई एक्सटेंशन के लिए एक नई हुकूमत बना देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिलता है? इन चक्करों से निकलें आप बाहर। एजेंसियों को उनका काम करने दें, फौजियों को उनका काम करने दें, पुलिस को उनका काम करने दें और सियासतदानों को उनका काम करने दें, और मिलकर एक दफ़ा दोबारा इस दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंकें आप। हमारे बच्चे रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, नौजवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। फिर हम कह देते हैं जी हमला हमने नाकाम बना दी। कैसा नाकाम हमला है जिसमें हमलावर आते हैं, वो धमाका करते हैं और 15 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो जाते हैं, बाद में हम खबर दे देते हैं हमने नाकाम बना दिया। ये तो DGI SPR ने तब भी कहा जब वो 20 से ज़ायद पुलिस वालों को अगवा करके अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हमला नाकाम बना दिया, वो लाशें छोड़कर भाग गए। फिर हमने देखा कि वो अपनी लाशें तो छोड़कर नहीं भागे, लेकिन पहाड़ों से हमारे पुलिस वालों की लाशें मिलती रहीं अगले 3-4 दिन तक, बल्कि कुछ लाशें 1 हफ्ते के बाद वापस आई, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई में, जिसमें 1, 2, 4, 6 लोगों का फ़ायदा है, उसकी वजह से 25 करोड़ लोगों के मुल्क को हम दांव पे ना लगाएं।
ये पाकिस्तान रहेगा ना, तो पाकिस्तान के अंदर से हम सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई रोटी खाएगा, कोई अच्छा सालन खाएगा, कोई बुरा सालन खाएगा। कोई अगर करप्शन भी करेगा तो जब ये मुल्क होगा तो इसके अंदर आप करप्शन करेंगे ना। जब आप इस मुल्क को उस नहज पे ले जाएंगे जहां पे सरमायाकारी नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा, तो फिर आप पैसा खाएंगे कहां से? लिहाजा पहले पाकिस्तान को बचाइए, इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ती हैं और हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम क्यों ना करें बात? माजी में जिन लोगों की आज हुकूमत है, ये लोग माजी में इस पर बात करते रहे ना, रोला डालते रहे ना। जब 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी इमरान खान के दौर में, ये छलांगे मारते थे, शोर मचाते थे। ख्वाजा साद रफीक ने 117 रुपये लीटर पेट्रोल के ऊपर ऐसा खौफनाक ट्वीट किया था कि लगता था क़यामत आने वाली है। और आज जो कीमत है वो 383 रुपये डीजल की, और पेट्रोल जो है वो 335 रुपये है। हालांकि अभी भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की निस्बत कम है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स से या इन चीज़ों से हट के मैं ज़्यादातर हुकूमत के ऊपर तनकीद करता हूँ। हुकूमत ने कुछ मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया तो मैं तनकीद ही करूँगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक खुदकार सिस्टम बनाना चाहिए, एक आज़ाद सिस्टम बनाना चाहिए। हुकूमत का इसमें किरदार ही नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी। हुकूमत चाहे जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, किसी की भी हो, चाहे फजलुर रहमान की हुकूमत हो, हुकूमत को इसके लिए जवाबदेह होना ही नहीं चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। वो साल में एक मरतबा एक पॉलिसी बनाए कि जनाब हमारा ये सेल टैक्स है और ये वाला टैक्स हम वसूल करेंगे। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बेशक ये फैसला करे कि जनाब आलमी मंडी में तेल की कीमत ये है, हमें इतने का तेल मिल रहा है, हमें इतनी रियायत मिल रही है और इस रियायत के नतीजे में हम पाकिस्तान में इतने रुपए लीटर पेट्रोल दे सकते हैं। अब किसी हुकूमत का कसूर नहीं होना चाहिए इसमें। बिजली पे भी आपको ये फार्मूला बनाना चाहिए था, लेकिन आपने सॉवरन गारंटीज दे दी। आपने ये किया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल देते रहेंगे। ये गलत मंसूबे हैं। दुनिया आगे निकल गई है। दुनिया में ये फैसले अब यूटिलिटी कंपनीज कर रही हैं। वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने आवाम को बिजली कितने की देनी है। वो एक दूसरे से ज़्यादा सस्ती बिजली देने की ऑफर करते हैं। यहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं, गैस के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, बिजली के लिए कंपनियां काम कर रही हैं, पानी के लिए कंपटीशन चल रहे हैं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन चीज़ों पे, वहाँ पे भी प्राइवेट लोगों को लाया गया है। और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं होना चाहिए। हत्ता कि जो डॉलर की कीमत ज़्यादा या कम होती है उसको भी बैलेंस के साथ चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ कंट्रोल करने की ख्वाहिश ने और एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को ख़राब किया। देखिए ना, जो लेवी इन्होंने वसूल करनी है, एक दफ़ा बता दें जी हमने इतनी लेवी फी लीटर पे लेनी है, उसके बाद उसको खुला छोड़ दें और जैसे ही आलमी मंडी में बढ़ जाए, कम हो जाए। लेकिन वो ये भी नहीं करते। वो कहते हैं जी लेवी भी हमने 80 रुपये लेनी है और टैक्सेस हमने 100 रुपये से ऊपर लेने। तो जब आप इतने टैक्सेस अंधाधुंध लेंगे तो फिर इल्ज़ाम तो आपको उठाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।